क्या साउथ इंडियन स्टेट्स में हिंदी को ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है? तमिलनाडु और कर्नाटका में आपको ऐसे सीन्स देखने मिल जाएंगे जहां हिंदी साइन बोर्ड्स पर काला पेंट करना अब एक आम बात हो गई है। यहाँ तक कि तमिलनाडु ने अपने बजट में रुपी सिंबल को चेंज करके अब एक तमिल सिंबल रख दिया है। It is not only condemnable, it is laughable. और ट्विटर पर स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन ट्रेंड हो रहा है। M.K. स्टालिन ने कहा है कि हिंदी ने नॉर्थ इंडिया में बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज और ऐसी बहुत सी रीजनल लैंग्वेज को खत्म कर दिया है। तो क्या हिंदी ने इन रीजनल लैंग्वेजेस को खत्म कर दिया है? कुछ महीनों पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो खुद तमिलनाडु से हैं, उन्होंने हिंदी के बारे में ये कहा, मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है। क्यों साउथ इंडियन स्टेट्स खासकर तमिलनाडु के लिए लैंग्वेज का टॉपिक बहुत मायने रखता है, समझते हैं इस वीडियो में। मुझे हिंदी नहीं आता मुझे எல்லாம் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். அது நம்ம நேஷனல் லாங்குவேஜ் இல்ல, அது ஒரு அபிஷியல் லாங்குவேज नहीं। भारत की राजभाषा, भारत हैज नो राजभाषा। हमारे देश के बारे में एक बहुत फेमस कोट है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। मतलब यहाँ थोड़ी दूरी पर पानी और भाषा दोनों बदलते रहती है। हमारा देश लैंग्वेज के बेसिस पर इतना डाइवर्स है कि किन्हीं भी दो लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाए तो 91% चांस है कि उन लोगों की मदर टंग यानी मातृभाषा डिफरेंट होगी। अब इतनी डाइवर्स कंट्री में कितनी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, इसका करेक्ट नंबर बताना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे देश में 19,000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में 270 मदर टंग ऐसी है जिन्हें 10,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं। हर लैंग्वेज की अपनी एक अलग पहचान और कल्चर है। साउथ इंडिया में हिंदी के इम्पोजिशन के अगेंस्ट ये लड़ाई बहुत पुरानी है, जो देश की आज़ादी से बहुत पहले अर्ली 20th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी। होता यह है कि ईयर 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हो जाती है। इसके बाद कांग्रेस की सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूल्स में हिंदी टीचिंग को कंपलसरी कर देते हैं। इसके जवाब में ईवी रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, और अपोजिशन पार्टीज ये हिंदी की एजुकेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोगों पर ज़बरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है और इससे हमारी तमिल आइडेंटिटी को खतरा है। ये प्रोटेस्ट 3 सालों तक चलते हैं और इसके बाद कंपलसरी हिंदी एजुकेशन को हटा दिया जाता है। लैंग्वेज का ये इशू इतना बढ़ चुका था कि देश को आज़ादी मिलने के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया की नेशनल लैंग्वेज चुनने को लेकर बहुत डिबेट हुई। नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिशियंस जैसे आर.वी. धुलेकर और सेठ गोविंदास का ये कहना था कि हिंदी को इंडिया की नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, जबकि साउथ इंडिया के पॉलिटिशियंस ये चाहते थे कि इंग्लिश को ही कंटिन्यू रखा जाए। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला, बहुत समय से ब्रिटिश रूल में हायर एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंग्लिश का यूज़ किया जा रहा था, इसीलिए लोगों का ये मानना था कि सेंटर और स्टेट के बीच कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश का यूज़ ही कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। और दूसरा, साउथ इंडिया में बहुत कम लोग हिंदी बोल पाते थे और ऐसे में लोगों का ये आर्गूमेंट था कि हम तो हिंदी बोल नहीं पाते हैं तो हम हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मद्रास के टी रामकृष्णाचार्य ने ये तो कह दिया था कि यूपी के मेरे दोस्तों को पूरा इंडिया चाहिए या फिर हिंदी इंडिया, चॉइस उनकी है। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों का ये मानना था कि देश भर में कम्युनिकेशन के लिए किसी फॉरेन लैंग्वेज की जगह हिंदी का यूज़ ही किया जाना चाहिए। साउथ इंडिया के अपोजिशन के बाद भी ईयर 1950 में हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में थी, इसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। साथ ही आने वाले 15 सालों तक यानी 1965 तक इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। तो ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है। ध्यान दीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेज, ना कि नेशनल लैंग्वेज। इनफैक्ट इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान था कि हिंदी को इतना प्रमोट किया जाए कि ईयर 1965 तक हिंदी पूरे देश में यूज होने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानती थी कि 1965 तक हिंदी को ही देश की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 351 भी कहता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे। लेकिन साउथ इंडिया, खासकर मद्रास स्टेट के प्रेशर के कारण ईयर 1963 में जवाहरलाल नेहरू को एक एक्ट लाना पड़ता है, जिसमें इंश्योर किया जाता है कि 1965 के बाद भी इंग्लिश हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। लेकिन साउथ इंडिया के पॉलिटिशियंस को जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भरोसा नहीं था और जैसे जैसे 1965 करीब आ रहा था, एंटी हिंदी सेंटीमेंट की प्रोटेस्ट, वायलेंस और राइट से बदलने लगे। पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट आग की तरफ फैले, जिसमें ऑफिशियल नंबर के हिसाब से 70 लोगों की जान चली गई। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए तब के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने नॉन हिंदी स्टेट्स को एश्योरेंस दी कि जब तक वो चाहते हैं तब तक इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रखा जाएगा। इन एंटी हिंदी प्रोटेस्ट ने मद्रास स्टेट की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। डीएमके, जो आज तमिलनाडु में पावर में है, इसकी वजह से 1967 में कांग्रेस को हराकर असेंबली इलेक्शन जीत जाती है। इसीलिए तमिलनाडु की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज डीएमके और एआईडीएमके दोनों के लिए ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर आती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसमें सबसे पहले 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात कही गई थी। इसमें हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक रीजनल लैंग्वेज को स्कूल्स में सिखाया जाने वाला था, लेकिन इस पॉलिसी का भी बहुत विरोध हुआ और तमिलनाडु ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया।
1986 और 1992 में दोबारा ये पॉलिसी लाई जाती है, लेकिन 3 लैंग्वेज फार्मूला के कारण तमिलनाडु की गवर्नमेंट हर बार इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर देती है। 2020 में एक बार फिर इस 3 लैंग्वेज फार्मूला की डिबेट शुरू हो गई, जब मोदी गवर्नमेंट लेकर आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला का मेंशन किया गया है, लेकिन ये फार्मूला 1968 के फार्मूला कंपैरिजन में थोड़ा अलग है। इसमें ये कहा गया है कि 3 लैंग्वेजेस में से स्टेट से स्टूडेंट अपनी पसंद से कोई भी लैंग्वेज चुन सकता है। बस इन 3 लैंग्वेजेस में से मिनिमम 2 लैंग्वेज नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए और तीसरी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। इस पॉलिसी में कहीं भी हिंदी और इंग्लिश को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, जबकि पहले की पॉलिसीज में हिंदी और इंग्लिश को मेंशन किया गया था। अब तमिलनाडु 3 लैंग्वेज फार्मूला को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इसके पीछे मेजरली 3 आर्गुमेंट्स हैं। पहला, तमिलनाडु की 2 लैंग्वेज पॉलिसी, जहां केरला और कर्नाटका ने बहुत पहले ही 3 लैंग्वेज पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं 1967 में हिंदी के इम्पोजिशन से अपने स्टेट को बचाने के लिए तमिलनाडु ने 2 लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाया। यहाँ स्टूडेंट्स अपनी मदर टंग तमिल तो सीखते ही हैं, साथ ही देश और दुनिया से जुड़ने के लिए इंग्लिश को ऐसा लिंक लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। इससे बच्चों को ये आसानी होती है कि उन्हें ज़्यादा लैंग्वेज ना सीखना पड़े। तमिलनाडु का हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 47% का है, जो किसी भी स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। ये अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि तमिलनाडु की 2 लैंग्वेज पॉलिसी पहले से ही सक्सेसफुल है, तो वो भला क्यों उसे चेंज करे। तमिलनाडु के लोकसभा मेंबर कनिमोझी करुणानिधि ने कहा, स्कूल्स में बच्चों पर पहले से ही बर्डन है, ऐसे में तीसरी लैंग्वेज सीखने से स्टूडेंट्स पर और प्रेशर बढ़ेगा। ASER की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 50% क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 लेवल का सिंपल टेक्स्ट पढ़ पाते हैं। ऐसे में एक्सपेक्ट करना कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक है कि बच्चे 3 लैंग्वेज बोल पाएंगे या सही से रीड कर पाएंगे। दूसरा, कल्चरल आइडेंटिटी। तमिल लोगों के लिए लैंग्वेज न सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, बल्कि ये उनकी लिंग्विस्टिक प्राइड और कल्चर से जुड़ा हुआ है। तमिल दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है और अपनी इसी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों हिंदी के प्रमोशन को तमिल के ऊपर एक डायरेक्ट थ्रेट मानते हैं। अब कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं, अगर तमिलनाडु हिंदी नहीं चाहता तो क्या इंग्लिश से तमिल को खतरा नहीं है। तमिलनाडु का ऐसा मानना है कि जॉब्स और दुनिया भर में इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश सीखना जरूरी है। Obviously English. Why? That's the common language that everybody knows nowadays. Hindi is not that case. People who know English, we can go communicate to them. People who know Hindi will also talk in English, so that is more comfortable talking. तीसरा, पॉलिटिकल डायनामिक्स। तमिलनाडु की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को सेव करने के लिए तमिल प्राइड और एंटी हिंदी एजिटेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि लैंग्वेज की डिबेट द्रविडियन मूवमेंट से जुड़ी हुई है। यही रीज़न है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ना इम्प्लीमेंट करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान का 2000 करोड़ रुपए का फंड रोक दिया और यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब तक तमिलनाडु पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक फंड नहीं दिया जाएगा। इसके रिस्पांस में MK स्टैलिन ने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए का फंड भी ऑफर करे, फिर भी वो इस पॉलिसी को तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में ये कहा जाता है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से देश के एक रीजन के लोगों को दूसरे रीजन के लोगों की लैंग्वेज सीखने मिलेगी, जिससे मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन बढ़ेगा और हमारे देश में यूनिटी आएगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का भी यही मानना है। हिंदी को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्लास 10 तक हिंदी को कंपलसरी कर दिया है। 1 नेशन 1 लैंग्वेज को बार बार मेंशन किया जाता है। जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हिंदी नाम के साथ लॉन्च की जाती है। निरंजना राधी VP ने कहा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में फेल हो रहा है, जहां नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को एज ए 3rd लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं किया गया। अब ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु हिंदी के बिल्कुल अगेंस्ट है, बल्कि तमिलनाडु में 1918 से ही दक्षिण भारत प्रचार सभा, जिसकी शुरुआत खुद महात्मा गांधी ने की थी, इस सभा की मदद से लाखों लोग साउथ इंडिया में हिंदी सीख रहे हैं। इंडिया की सिर्फ 26% पॉपुलेशन बाइलिंगुअल है, मतलब 2 लैंग्वेजेस बोल सकती है, जबकि 7% पॉपुलेशन ट्राइलिंगुअल है, जो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में 43% लोग हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन ये नंबर हमें हिंदी की सही पिक्चर नहीं दिखाता है, क्योंकि हिंदी के अम्ब्रेला के अंदर 56 दूसरी मदर टंग्स जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, हरियाणवी, बुंदेली भी आती है। अगर इन लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स को हटा दें तो हिंदी बोलने वालों का ये नंबर 26% तक पहुंच जाता है। ईयर 1881 में बिहार ने हिंदी को सबसे पहले अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, लेकिन उस समय बिहार में ना के बराबर लोगों की मातृभाषा हिंदी थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के फॉर्मर डायरेक्टर DG राव कहते हैं कि पिछले 50 सालों में इंडिया में 220 से ज़्यादा लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो चुकी है। आज हिंदी के प्रमोशन के चलते बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस अपनी आइडेंटिटी खोती जा रही है। PSLI के चेयरमैन JN देवी का कहना है कि अगले 50 सालों में 400 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को खत्म होने का रिस्क है, और हर बार जब एक लैंग्वेज खत्म होती है तो उसके साथ एक कल्चर भी खत्म हो जाता है। 2010 में अंडमान में बो लैंग्वेज और 2015 में सिक्किम की माझी लैंग्वेज बोलने वाले आखिरी स्पीकर्स की भी डेथ हो गई। बो लैंग्वेज तो 65,000 साल से ज्यादा पुरानी थी। 1991 से 2011 के बीच साउथ इंडिया में हिंदी बोलने वालों का नंबर लगभग डबल हो गया है, जबकि इस बीच इन स्टेट्स की पॉपुलेशन सिर्फ 28% बढ़ी है। जैसे यह है कैथी स्क्रिप्ट,
जिसमें बहुत सी लैंग्वेजेस जैसे भोजपुरी, अवधी, मगी, मैथिली लिखी जाती थी। लेकिन 20th सेंचुरी में देवनागरी स्क्रिप्ट ने धीरे धीरे इस स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर दिया। अब क्योंकि हमारा देश इतना डाइवर्स देश है, कई सौ लैंग्वेजेस हैं, ऐसे में एक दूसरे की लैंग्वेज को समझना और सीखना हमारी यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक लैंग्वेज उस रीजन की बाकी लैंग्वेज को डोमिनेट करने लगती है और धीरे धीरे बाकी लैंग्वेज एक्सटेंड होने लगती है। जैसे मदिका जो केरला की एक लैंग्वेज है, अब 2 ही लोग बचे हैं जो लैंग्वेज बोल पाते हैं। मलयालम ने इस लैंग्वेज को खत्म कर दिया है। चाहे वो हिंदी हो जो दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे अवधी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली को डोमिनेट करे, या फिर कन्नड़ा जो तुलु, कोरागा और इरुला को डोमिनेट करे, या फिर तमिल जो टोडा और कोटा जैसी लैंग्वेजेस को डोमिनेट करे। किसी भी एक लैंग्वेज की वजह से दूसरी लैंग्वेज को अपनी आइडेंटिटी खत्म होने का खतरा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने बात की है इंडिया के पहले जनरल इलेक्शंस की। धन्यवाद। नंदरी। जय हिंद।